जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाएगा, प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक बीएलओ के कार्य में उलझे रहेंगे, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सामूहिक इस्तीफा भी करवा रहे हैं। लेकिन हमें डर है कि सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार कार्रवाई करेगी तो हम भी तैयार हैं कि हम गैर शैक्षणिक कार्य नहीं। घर घर घूम करके वोटरों का सत्यापन करना है, उनके आधार कार्ड से उनके वोटर कार्ड का मिलान करना है, सीडिंग करनी है। तो इस काम को करने के लिए अभी कहा जा रहा है कि 9 से 4 विद्यालय अवधि के बाद आप जा करके कीजिए। नहीं चाहिए हमको 100-200 रुपये आपका, हम क्यों लेंगे? आप अपने कर्मियों से कराइए ना, जिनको आपने राज्यकर्मी बना के रखा है। जो राज्यकर्मी हैं, आपके पंचायत सचिव हैं, विकास मित्र हैं, सारा विश्वास उठ चुका है। अब आगे आंदोलन की तैयारी चल रही है। हम लोग अंदर ही अंदर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार, खास करके जदयू को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि 2020 के चुनावों में शिक्षकों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की थी, हमारे खिलाफ प्रचार प्रसार किया था, उसका दंड इन्हें मिलना चाहिए। अभ्यर्थी जब आएंगे नौकरी में, तब उनको पता चलेगा कि उनको कैसे ठगा गया है। चाइनीज और नेपाली राज्यकर्मी उनको बनाया जा रहा है, वो भारतीय राज्यकर्मी नहीं बन रहे हैं। चाइनीज वेतनमान दिया जा रहा है। लेवल 7, 8 और 9 ये शिक्षकों का पे स्केल है, ये देना पड़ेगा। ये बीपीएससी की परीक्षा के बहाने अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है। जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी उनको परीक्षा देना पड़ रहा है। जो आज विद्यालयों में वेतन उठा रहे होते, वो आज किताबों में क्वेश्चन रट रहे हैं। पॉलिसी लेवल पर प्रॉब्लम है और दोष दिया जाता है शिक्षकों को। पॉलिसी लेवल पे आप प्रॉब्लम देखिए कि बिना विद्यालयों के जमीन उपलब्ध हुए बिहार में प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। आज स्थिति यह है कि 6,500 प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। एक शिक्षक एक समय में 3 कक्षा कैसे पढ़ाए? कौन सा ऐसा दुनिया में स्कूल है जहां एक शिक्षक एक ही समय में एक ही वर्ग कक्ष में 3-3 कक्षाओं का संचालन? यहाँ 2 कमरे, 2 शिक्षक, 5 कक्षा, कैसे पढ़ाएं? कुछ ना कुछ तो छूटेगा। क्लास 3 को पढ़ाएंगे तो 4 छूटेगा, 4 को पढ़ाएंगे तो 5 छूटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, कहें तो काफ़ी कड़ाई की जा रही है और शिक्षकों की नाराज़गी भी काफ़ी बढ़ के सामने आ रही है। आपको बता दें कि कई ज़िलों में शिक्षक जो हैं वो अपने स्कूली कार्य के समय के बाद इनकार कर रहे हैं किसी भी सरकारी काम को करने को लेकर। आप बता दें कल ही पटना में 25 शिक्षकों के द्वारा विरोध किया गया। गया में भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर, नियोजित शिक्षकों को लेकर। हमारे साथ हैं अमित विक्रम, जो कि टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अमित जी, हर एक कल ही पटना में आया कि 25 शिक्षक जो हैं वो ऑफिस आवर के बाद सरकार के काम करने से इनकार कर रहे हैं। गया में भी आया खबर कि 60 के आसपास शिक्षक जो हैं इनकार कर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा काम करवाया जा रहा है कि वो करने से मना कर रहे हैं? क्या वो अपने दायित्वों से भाग रहे हैं क्या? परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। देखिए, शिक्षक अपने दायित्वों से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि जो शिक्षकों का दायित्व है केवल उसको करने के लिए वो अपनी एक कहिए तो लिखित मांग सौंप रहे हैं। अच्छा। आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य हमसे ना करवाया जाए। हम 9 से 4 विद्यालय में रहेंगे, अध्यापन कार्य करेंगे, लेकिन पहले कई तरह के कार्य, और जिसमें एक प्रमुख कार्य है बीएलओ का, बूथ लेवल ऑफिसर का कार्य जो होता है वो शिक्षकों से करवाया जाता है। जबकि वर्षों से कई बार संगठनों ने मांग की है, हाई कोर्ट का आदेश आया है, शिक्षा के अधिकार कानून में ये सब बातें वर्णित हैं कि किसी भी तरह का गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराना है। इसके बावजूद शिक्षकों से बीएलओ का कार्य कराया जाता है। अभी H2H सर्वे चल रहा है, यानी होम टू होम सर्वे। घर घर घूम करके वोटरों का सत्यापन करना है, उनके आधार कार्ड से उनके वोटर कार्ड का मिलान करना है, सीडिंग करनी है। तो इस काम को करने के लिए अभी कहा जा रहा है कि 9 से 4 विद्यालय अवधि के बाद आप जा करके कीजिए। पहले क्या होता था कि आपसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आधी अवधि के बाद बीएलओ का कार्य किया जाता था और आधी अवधि में अध्यापन कार्य किया जाता था। लेकिन अब विभागीय कार्रवाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि कोई भी शिक्षक विद्यालय अवधि में विद्यालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं है।
और विद्यालय अवधि के बाद सबका अपना घर परिवार है, अपने परिवार के बाल बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, परिवार में बूढ़े माता पिता हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना है। तो इस वजह से विद्यालय अवधि के बाद तो कोई कार्य संभव ही नहीं है। तो पूरे बिहार में बीएलओ सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। एक एक करके सभी प्रखंडों में, जिलों में सामूहिक तौर पर जितने भी बीएलओ हैं, आमतौर पर प्रत्येक वार्ड में एक बीएलओ होते हैं, यानी कि एक विधानसभा में मान लीजिए 60-70 बीएलओ जरूर होंगे। तो इस तरीके से सभी प्रखंडों में सामूहिक तौर पर, गया में, पटना में, वैशाली में हो चुका है। अन्य कई जिलों में कल सोमवार से शुरुआत हो जाएगी। सभी जिलों में सिलसिलेवार ढंग से सामूहिक रूप से त्यागपत्र बीएलओ के पद से दे रहे हैं कि हम गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, विद्यालय अवधि में विद्यालय में रहेंगे, कहीं कोई बाहर काम नहीं करेंगे और विद्यालय अवधि के बाद सीधा अपने घर जाएंगे। हमको कोई और सरकारी काम हमसे नहीं करवाया जाए। अच्छा अमित जी, क्या उसके लिए उनको एक्स्ट्रा भी सैलरी दिया जाता है? क्या एक्स्ट्रा काम दिया जाता है? तो देखिए, सैलरी नहीं आता, भत्ता दिया जाता है। वाहन परिवहन भत्ता देते हैं या मोबाइल चलाने के लिए 100-200 रुपया देते हैं। नहीं चाहिए हमको 100-200 रुपये आपका, हम क्यों लेंगे? आप अपने कर्मियों से कराइए ना, जिनको आपने राज्यकर्मी बना के रखा है। जो राज्यकर्मी हैं, आपके पंचायत सचिव हैं, विकास मित्र हैं, न जाने कितने कितने पद हैं जिनसे आप हमारा विद्यालय निरीक्षण करवाते हैं। आईटी सहायक हैं, तो आजकल तो टोला सेवक से भी विद्यालय निरीक्षण करवाया जा रहा है। उनसे कराइए ना ये बीएलओ का कार्य। शिक्षक क्यों करें भाई? शिक्षक पढ़ाएंगे बच्चों को विद्यालय में कि बीएलओ का कार्य करेंगे? शिक्षकों का जो मूल दायित्व है उसको करने दीजिए उन्हें, उसकी जिम्मेदारी उनको उठाने दीजिए। जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं सबसे मुक्त कर दीजिए। बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं और अब ये कड़ाई से लागू होगा। हम सभी शिक्षकों ने ठान लिया है कि एक भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक तरफ कहिए कि 9 से 4 विद्यालय कीजिए, विद्यालय के बाद ट्यूशन भी मत पढ़ाइए, और ट्यूशन नहीं पढ़ाइए लेकिन घरे घर घूम के सर्वे कीजिए। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। कोई गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षक नहीं करेगा। गैर शैक्षणिक कार्य की बात कर रहे हैं और राजकर्मी की भी बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को आप लोगों पर बातें कही। क्या लगता है कि वो आश्वासन जो है कितना टिकाऊ है और आप लोग उस पर कितना विश्वास कर रहे हैं? अब सारा विश्वास उठ चुका है। अब आगे आंदोलन की तैयारी चल रही है। हम लोग अंदर ही अंदर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सभी संगठन अपने अपने स्तर से प्रखंड स्तर तक मीटिंग चल रही है और जल्द ही आंदोलन की रणनीति सभी के सामने आएगी और एक बड़ा आंदोलन, विशाल आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन का स्वरूप सरकार के सामने आएगा और आप आम जनता के सामने भी आएगा कि जिस तरीके से शिक्षकों को छला गया, झूठ बोला गया। माननीय तेजस्वी जी ने चुनावी रैलियों में झूठ बोला, सफ़ेद झूठ बोला कि हम राज्यकर्मी देंगे, समान काम समान वेतन देंगे, और आज बातों से पलट गए। ये बातें जनता को बताई जाएंगी, जनता के संज्ञान में दी जाएंगी कि किस तरह शिक्षकों का शोषण हो रहा है, कि किस तरह से उनको छला जा रहा है, और ये विशाल जन आंदोलन का स्वरूप लेगा। जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। प्रखंड से लेकर के प्रदेश तक आंदोलन होगा। सिर्फ पटना की धरती पर आंदोलन सीमित नहीं रहेगा, प्रखंडों तक आंदोलन होगा। हर एक प्रखंड में, बिहार के सभी प्रखंडों में आंदोलन होगा, जिलों में आंदोलन होगा, पटना में भी आंदोलन होगा। अमित जी, आखिर सरकार क्यों हिचक रही है आप लोग को राजकर्मी का दर्जा देने से? क्या उनके पास पैसा नहीं है या फिर कोई और मजबूरी है? क्या कारण लगता है आपको? सीधा और स्पष्ट कारण है कि सरकार शिक्षकों को अपना दुश्मन समझती है, शिक्षकों से शत्रुता निभा रही है, दुश्मनी निभा रही है। सरकार खास करके जदयू को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि 2020 के चुनावों में शिक्षकों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की थी, हमारे खिलाफ प्रचार प्रसार किया था, उसका दंड इन्हें मिलना चाहिए। इसी वजह से हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर जदयू के अलावा जो सहयोगी दल हैं, राजद हैं, कांग्रेस हैं, माले हैं, इनको सोचना चाहिए कि शिक्षकों ने तो आपके पक्ष में वोट दिया था, आपका एक संगठित वोट बैंक बनकर के उभरे थे शिक्षक और उनके परिवार, लेकिन आज आप सत्ता में आकर के उनके साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो आगे चल कर के चुनाव में ये आपके साथ भी वही गति करेंगे जो जदयू का 2020 में किया था। हमारा साथ आप छोड़ेंगे तो हम भी आपका साथ छोड़ देंगे, और कोई तरह की मुगालते में नहीं रहें कि शिक्षकों का भ्रमित करके जाति और धर्म के नाम पे उनका वोट ले लेंगे। शिक्षित समाज होते हैं शिक्षक, संगठित समाज है शिक्षक। ये एक मत हो करके एक पक्ष में मतदान करेगा, और बिहार में 4 लाख परिवार शिक्षक हैं।
ये बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उससे पूर्व हम आंदोलन तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है इसका हम लोग भूलेंगे नहीं। जो व्यवहार सरकार ने हमारे साथ किया है उसको हम भूलेंगे नहीं और चुनाव में सरकार को कड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। भले ही हमारे आंदोलन के प्रभाव से सरकार हमें राजकर्मी का दर्जा दे दे, लेकिन जो सौतेलापन हमारे साथ कर रही है वो सभी शिक्षकों के मन में टीस पैदा कर रही है कि जिसके लिए हमने खून पसीना बहा करके चुनाव के समय प्रचार प्रसार किया, हमारे परिवारजनों ने एक मत होकर के एक पक्ष में महागठबंधन को वोट दिया, आज वही हमें धोखा दे रही है। तो इसका परिणाम तो शिक्षक और उनके परिवारजन चुनाव में जरूर महागठबंधन को बता देंगे। लेकिन इतने जो बहाली हो रही है, 1.5 लाख बहाली की, आज फिर दूसरे फेज की बहाली की खबर जो है समाचार पत्रों में है। अमित जी, क्या लगता है कि आप लोग विरोध में हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक 3 लाख, लगभग 3 लाख जो है नए शिक्षकों की फौज तैयार कर रहे हैं, क्या लगता है वो सरकार से संतुष्ट होंगे या फिर उनकी भी स्थिति ऐसी ही होगी? देखिए, अभ्यर्थी जब आएंगे नौकरी में तब उनको पता चलेगा कि उनको कैसे ठगा गया है। चाइनीज और नेपाली राजकर्मी उनको बनाया जा रहा है, वो भारतीय राजकर्मी नहीं बन रहे हैं, चाइनीज वेतनमान दिया जा रहा है। बिहार के किसी राजकर्मी का स्टार्टिंग पे 25,000 नहीं होता है, लेवल होता है, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किस लेवल का वेतन दे रहे हैं 25,000? कहाँ लिखा हुआ है? किसी पे स्केल में 25,000 के स्टार्टिंग पे है क्या? जो एक्चुअल पे स्केल है वो नहीं दे रहे हैं। तो ये चाइनीज पे स्केल इन्होंने बनाया है। क्या इंक्रीमेंट होगा, क्या उसका इंडेक्स का क्या बनेगा वेतन, ये कुछ नहीं है, कहीं वर्णित नहीं है। जो पे स्केल अन्य राज्यकर्मियों को है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये अभी तो अभ्यर्थी आ रहे हैं कि पहले हम बहाल हो जाएं। हम भी आए थे तो यही सोच के आए थे पहले हम बहाल हो जाएं उसके बाद लड़ेंगे। तो हमारे अभ्यर्थी भाई भी जो आ रहे हैं उनके साथ मिल करके हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। ये जो ठग रहे हैं, ये जो चाइनीज वेतनमान वाला राजकर्मी दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। एक्चुअल राजकर्मी का पे स्केल देना पड़ेगा। लेवल 7 से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेवल 7, 8 और 9 ये शिक्षकों का पे स्केल है, ये देना पड़ेगा। वादा खिलाफी नहीं चलेगी। युवाओं को आप भ्रमित करके ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। ये जो 3 लाख बहाली की बात हो रही है, आप देखिएगा कि कितनी बहाली एक्चुअली हो पाती है। ये तो अखबारबाजी है, घोषणा है। एक तो बीएड को बाहर किया जा रहा है 1 to 5 में, दूसरी ओर हाई स्कूल प्लस टू में आप देखिए कैसी विडंबना है। स्टेट परीक्षा 12 सालों से नहीं हुई है प्लस 2 की। 2011 में हमारे साथ ही हुई थी, उसके बाद से आज तक प्लस 2 की परीक्षा नहीं हुई और अभी प्लस 2 का स्टेट निकला है। अब पैरेलली बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो अपियरिंग स्टेट वाले हैं उनको इस बीपीएससी में तो मौका नहीं मिलेगा। अब इसके बाद कब बीपीएससी की परीक्षा होगी ये कोई नहीं जानता है। बीपीएससी में अभी 1 to 5 के हेडमास्टर की परीक्षा भी लंबित है, जो परीक्षा से 2 दिन पहले स्थगित हो गई थी, वो परीक्षा का भी कोई अता पता नहीं है। तो सरकार सिर्फ अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवा करके, स्पॉन्सर्ड खबरें छपवा करके अभ्यर्थियों को, छात्रों को, शिक्षकों को गुमराह नहीं कर सकती है। सभी बुद्धिजीवी हैं जो शिक्षक बने हुए हैं, जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, वो समझते हैं कि सरकार किस तरह के कुचक्र उन्हें फंसा रही है, झांसा दे रही है। आखिर क्या तुक बनता है कि आप स्टेट ले रहे हैं लेकिन अपियरिंग को बीपीएससी में मौका नहीं दे रहे हैं? कब देंगे उनको? और आपने विज्ञापित कर दिया प्लस 2 में इतने 1000 सीट है, उतना अभ्यर्थी भी नहीं है प्लस 2 में। अब बोलेंगे कि यहाँ अभ्यर्थी मिलता ही नहीं है। अरे मूल कारण क्या है कि आपने 12 साल से परीक्षा नहीं ली थी। परीक्षा लेना था पहले स्टेट का, तब आप बीपीएससी लेते, और जो पहले से स्टेट पास है उनको पहले ज्वाइन करवाते। ये बीपीएससी की परीक्षा के बहाने अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है। जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी उनको परीक्षा देना पड़ रहा है। जो आज विद्यालयों में वेतन उठा रहे होते वो आज किताबों में क्वेश्चन रट रहे हैं। तो इन्होंने तो शिक्षकों को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को, सबको शोषण करने का काम किया है। सिर्फ चुनावी वादे करते हैं, गोल गोल, धरातल पर शोषित करते हैं। 4 साल हो गए स्टेट परीक्षा हुए, इनको अभी कम से कम 3 साल का वेतन उठा लेना चाहिए था। इन 4 सालों में प्लस 2 स्कूल से कितने बच्चे पास हो गए बिना एक भी शिक्षक के, उन बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर दिया। विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी है। शिक्षक हैं तो वहाँ क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम है तो वहाँ बैठने के लिए बेंच नहीं है। इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।
+2 विद्यालय पंचायतों में बना दिया गया, डेस्क बेंच नहीं है, कमरे नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो सबको तो ठग रही है, सबको तो बर्बाद किया जा रहा है। कोई खुश नहीं है। सरकार मुगालते में है कि हम अखबार को, मीडिया को मैनेज करके हम चुनाव जीत जाएंगे और जनता के बीच खूब वाहवाही बटोरेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अमित जी, क्या लगता है कि 17 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो निगेटिव ही एस्पेक्ट रहा है, इसका निगेटिव ही इसका पूरा प्रोसेस रहा है। क्या सरकार अभी भी उससे समझ नहीं पाई है और आगे की भी जो रणनीति बन रही है वो भी क्या गोलमोल ही और फंसाने वाली ही रणनीति लगती है? मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिसी लेवल पर प्रॉब्लम है और दोष दिया जाता है शिक्षकों को। पॉलिसी लेवल पे आप प्रॉब्लम देखिए कि बिना विद्यालयों के ज़मीन उपलब्ध हुए बिहार में प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। आज स्थिति ये है कि 6,500 प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। बिना भवन निर्माण कराए, बिना शिक्षकों की नियुक्ति किए सभी पंचायतों को उत्क्रमित करके, एक मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके +2 स्कूल बना दिया गया। ये नीतिगत दोष है। तो नीतिगत खामियां होती हैं, उसका दोषारोपण शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। जब तक नीतियां नहीं सुधरेंगी, आखिर 4 साल तक बिना शिक्षकों के क्यों +2 विद्यालय चलाए गए, बिना भवन के क्यों प्राइमरी स्कूल पिछले 12 साल चलाए गए, तो इनमें जो बच्चे पढ़े उनका तो भविष्य आपने बर्बाद कर दिया। तो ये नीतियां सुधारें, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारें, जो टीचर्स की वैकेंसी है उसको सही तरीके से, ये उलझाने वाली प्रक्रिया से नहीं, सही तरीके से जल्द भरें। तब जा कर के जब विद्यालय में कक्षावार शिक्षक होंगे, छात्र शिक्षक अनुपात रेशियो में जो होने चाहिए उतने शिक्षक होंगे और गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जाएगा। अभी देखिए ना, अगले करीब 8-9 महीने तक, जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाएगा, प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक BLO के कार्य में उलझे रहेंगे, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सामूहिक इस्तीफा भी करवा रहे हैं। लेकिन हमें डर है कि सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार कार्रवाई करेगी तो हम भी तैयार हैं कि हम गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि गैर शैक्षणिक कार्य में लगाते आप हमें क्यों हैं? शिक्षा व्यवस्था पर अगर आपका ध्यान होता, आप शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाते, आप उनको कहते कि जाओ केवल विद्यालय में पढ़ाओ, जो छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक होने चाहिए उतनी आप बहाली करते, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आप स्वयं बताइए आदेश जी, कौन एक पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार का आदमी चाहेगा अपने बेटे को ऐसे विद्यालय में भेजें जहां गणित का शिक्षक नहीं है, जहां इंग्लिश का टीचर नहीं है, जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, जहां एक भी टीचर ही नहीं है, एक भी टीचर +2 स्कूल में एक भी टीचर ही नहीं है, उसको स्कूल को +2 बना दिया गया। ऊपर से कहेंगे कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। एक शिक्षक एक समय में 3 कक्षा कैसे पढ़ाए? कौन सा ऐसा दुनिया में स्कूल है जहां एक शिक्षक एक ही समय में एक ही वर्ग कक्ष में 3-3 कक्षाओं का संचालन करते हैं? और ये अमूमन सभी प्राइमरी विद्यालयों में है। कोई भी प्राइमरी विद्यालय चल जाइए, 2 कमरे का स्कूल है, एक कमरे में क्लास 1 और 2 बैठता है, तो दूसरे में 3, 4, 5 और 2 या 3 शिक्षक हैं। 2 या 3 में से एक शिक्षक तो प्रधानाध्यापक हैं, जो कि खिचड़ी बनवाने, खाना बनवाने, MDM के संचालन में परेशान हैं, और 2 शिक्षक वर्ग संचालन करते हैं। एक शिक्षक के भरोसे एक वर्ग कक्ष में 3 क्लास है, 3, 4, 5, एक बोर्ड पर 3 हिस्से में बांट करके क्लास 3, 4, 5 को एक शिक्षक अकेले पढ़ाते हैं। इतने मेहनती हैं हमारे शिक्षक, लेकिन हमको दोषारोपण सहना पड़ता है। कारण क्या है? इनकी नीतियां। सरकार की नीतियों के अनुसार सभी प्राथमिक कक्षाओं में 5 शिक्षक होने चाहिए, जो क्लास 1 को पढ़ाए, 2 को पढ़ाए, 3 पढ़ाए, 4 पढ़ाए, 5 पढ़ाए, अलग अलग पढ़ाए। 5 कमरे होने चाहिए। कितने प्राथमिक विद्यालयों में 5 कमरे हैं? सरकार बताती क्यों नहीं है? क्यों कितने ये जब नहीं बताती है कितने जगह बेंच डेस्क है? सिर्फ हवाई गोल गोल बातें करके अभ्यर्थियों को, छात्रों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, सबको भरमा रही है। आप बताइए कि कौन एक शिक्षित व्यक्ति चाहेगा अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में भेजना जहां पे बोरा पे बैठ के पढ़ना पड़ता है? डेस्क बेंच नहीं है, हकीकत है ये। और उसका दोषारोपण कौन सेगा कि मास्टरवा नहीं पढ़ाता है। अरे आप पहले सुविधा तो दीजिए, आप व्यवस्था तो दीजिए कि प्राइमरी स्कूल में 5 कमरे और 5 शिक्षक की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद देखिए नहीं पढ़ाते तो आप हमको दोष दीजिए। यहाँ 2 कमरे, 2 शिक्षक, 5 कक्षा, कैसे पढ़ाएं हम? कुछ ना कुछ तो छूटेगा। क्लास 3 को पढ़ाएंगे तो 4 छूटेगा, 4 को पढ़ाएंगे तो 5 छूटेगा। अरे कोई तो छूटेगा, और जो छूटेगा उसका दोषारोपण शिक्षक। लेकिन आप ये देखिए कि वर्क प्रेशर कितना ज़्यादा है, वर्कलोड कितना ज़्यादा है। एक शिक्षक को 3 कक्षा का संचालन एक साथ करना पड़ रहा है।
हाई स्कूल में एक शिक्षक हैं, वो 9, 10, 11, 12 सबको पढ़ा रहे हैं, एक ही समय में एक ही कमरे में बैठा करके सबको पढ़ा रहे हैं। ये वर्कलोड कम कीजिए, जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो तैयार कीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए ना भाई। हम 9 से 4 नहीं पढ़ाएंगे तो हम दोषी रहेंगे, या जो नहीं पढ़ा रहे हैं आप उन पर कार्रवाई कीजिए। कोई शिक्षक संघ कहता है क्या कि नए पढ़ाने वाले शिक्षक पर कार्रवाई मत कीजिए। हम भी चाहते हैं अगर वैसा कहीं इक्का दुक्का कोई है जो पढ़ाने में कोताही कर रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं उनको आप महीने महीने वेतन नहीं दे रहे हैं। ये जीओबी यानी कि बिहार सरकार के मद से जो वेतन होता है मई का ही वेतन मिला है, और जो समग्र शिक्षा अभियान से वेतन मिलता है उनका जुलाई तक मिला है। तो समझिए 3 महीने से 2 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं, वो परिवार कैसे चलता होगा? वो शिक्षक अपना परिवार का पेट कैसे भरता होगा, बच्चों का इलाज कैसे कराता होगा, माता पिता का ख्याल कैसे रखता होगा? इन चिंताओं पर भी तो ध्यान दीजिए। सिर्फ कड़ाई करने से, कार्रवाई करने से व्यवस्था नहीं सुधरती है। कोई व्यवस्था नहीं सुधरी दुनिया में। अगर ऐसा होता तो सब जगह हिटलर शाही होती, प्रजातंत्र नहीं होता, और हिटलर शाही में सब चीज़ सुधर जाता। पूरे देश में लोकतंत्र खत्म करके राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, सुधर जाएगा पूरा देश। ऐसे कोई सिस्टम नहीं सुधरता है। आप समस्याओं को पकड़िए, उनको सुलझाइए, और शिक्षकों से आप काम लीजिए ना। विद्यालय अवधि 9 से 4 आप हमसे पढ़वाइए, हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप कहिए, कार्रवाई कीजिए, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन सुविधाएं देने के बाद, जो शिक्षक होने चाहिए जितने उतने आप उपलब्ध कराने के बाद, एक ही कक्षा में, एक ही वर्ग कक्ष में 3 क्लास हम संचालित करेंगे। उसके बाद आप कहिएगा कि क्लास 4 के बच्चा को ये नहीं आता, 5 को, अरे भाई कैसे आएगा? एक क्लास में 3 जब क्लास के बच्चे बैठ जाएंगे एक ही रूम में, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो छूटेगा। दुनिया में मुझे लगता है कोई ऐसे शिक्षक नहीं होंगे कि एक साथ 3 क्लास को पढ़ा पाए, 4 क्लास को पढ़ा पाए। तो हम लोग कहाँ दोषी हैं? दोषी नीतियां हैं, सरकार है, उनको दुरुस्त करें। हम सहयोग के लिए तैयार हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं, और ये जनता को हम लोग बताएंगे कि सरकार कैसे जनता को बेवकूफ़ बना रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा नीति जो है वो काफ़ी उसमें दोष है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसे पटरी पर लाने के लिए ऐसे प्रयास किए जाते हैं जो कि इसे और उलझा देती है। वर्तमान में देख ले आप, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया देख ले, जो शिक्षक भर्ती हुए हैं उनकी स्थिति देख ले, तो अमित विक्रम जी ने बताया कि क्या स्थिति है और क्यों जो है वो BLO जो शिक्षक हैं वो आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और त्यागपत्र कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि सरकार जब तक हमें सम्मानपूर्वक संसाधन, वेतन उपलब्ध नहीं कराएगी, तब तक हम भी अपने स्तर से बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक संसाधन नहीं रहेंगे उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखिए सरकार आगे इस पर क्या करती है, लेकिन फ़िलहाल हम बता दें आपको कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, और कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।